स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत की पाठशाला में। और आज एक हम नया चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो है मोशंस के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप लोग उनको जाके वॉच कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें जान लेना है केपलर के बारे में। ठीक है, तो कैपलर के बारे में हम जानेंगे और कैपलर क्या क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का होगा वो टॉपिक होगा कैपलर्स के प्लैनेट रूल, यानी कि ग्रहों संबंधी नियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें ये सन है, सन के चारों तरफ ये ग्रह घूम रहे हैं, ये कैसे घूम रहे हैं, क्या रूल होते हैं, कैसे होते हैं, तो आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। तो कैपलर का फर्स्ट लॉ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि कैपलर ने 3 लॉ आपके दिए हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, कक्षा का नियम होता है। इन्होंने क्या कहा इसके अंदर, इन्होंने इसमें यह कहा कि जो भी प्लेनेट होगा वो क्या होगा, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, यानी कि सन के चारों तरफ एक सन होता है और सन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होती है, उसके चारों तरफ जो प्लेनेट है वो घूमते हैं। ठीक है, और जो आपका सन होता है वो सन जो है इन प्लेनेट के, इन ग्रहों के हमेशा फोकस पर होता है। इसके फोकस पे ये हो गया, इसके पे ये हो गया, ये सब के फोकस पर होता है। ठीक है, यानी कि केपलर का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो कक्षा है, प्लेनेट जो कक्षा रखता है, जो कक्षा रखते हैं वो रखते हैं एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो जैसे कि ये है, फर्स्टली ये क्या बताता है, पूछने लगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर है, कैपलर का पहला नियम क्या बताता है, तो आपको बताना है कि शेप ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो कक्षा का आकार है उसको बताता है। इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें बताया गया है कि ये देखो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है। ठीक है, और ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब इलेप्टिकल ऑर्बिट में गति कर रहे हैं। होता क्या है कि जो सन होता है, ये सन, ये जो प्लेनेट है, ये वाले प्लेनेट, ये वाले प्लेनेट, ये वाले प्लेनेट, ये हमेशा सन के फोकस पर होते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। इसमें यह बताया गया है, ध्यान रखना कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, नॉट इन सर्कल। सर्कल में गति मूव नहीं करते। जो ग्रह हमारे होते हैं, जो प्लेनेट हमारे होते हैं, उनके जो घूमने की कक्षा है वो कक्षा हमेशा दीर्घवृत्ताकार होगी। ठीक है, अभी दीर्घवृत्ताकार क्या होगी इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार कक्षा जो होती है, अंडाकार कक्षा बोल सकते हैं, इस टाइप से होती है। ठीक है, पहला भी लिखिए इसके अंदर। इसमें 2 एक्सिस होती है, इसमें 2 एक्सिस होती हैं। एक होती है सेमी मेजर, एक होती है मेजर एक्सिस और एक होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो जो ये है आपकी मेजर एक्सिस, इसको हम ए से दिखाते हैं, जो माइनर उसको हम बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट बन के आते हैं कि एक तो बताओ पेरीहेलियन क्या होता है और एपीहेलियन क्या होता है। ठीक है, तो पेरीहेलियन और एपीहेलियन क्या होता है, तो कहीं पे पूछने लगे कि बताओ पेरीहेलियन क्या होता है, तो ध्यान रखना वो कंडीशन जब जब ये ग्रह, कोई भी ग्रह होगा, जब कोई भी ग्रह होगा और वो ग्रह, वो प्लेनेट सन के नजदीक होगा, सबसे ज्यादा नजदीक होगा, उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरीहेलियन। शॉर्ट में याद कर सकते हैं, पैसे पास पास बन जाता है। ठीक, सबसे पास, उसे बोलते हैं पेरीहेलियन। और जब प्लेनेट आपका सन से ज्यादा दूर, बहुत दूर होगा, उसे बोलते हैं एपीहेलियन। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखना, पेरीहेलियन किसे बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन अब तक नहीं बना है, लेकिन नए क्वेश्चंस का इजाफा पाना है तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेरीहेलियन किसे बोलते हैं और एपीहेलियन किसे बोलते हैं। तो पेरी का ध्यान रखना, पेरी का पास और एपी का दूर। इस शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया याद रखने के लिए कि पेरीहेलियन पॉइंट जब ग्रह सन के सबसे नजदीक होगा और एपीहेलियन जब ग्रह से दूर होगा। अभी मैंने बताया आपका कि एक आपका जो उत्केंद्रता होती है, इसेंट्रिसिटी होती है, ये क्या बताती है, ये आपको बताएगी कि कक्षा, जो कक्षा आपकी होगी वो सर्कल से कितनी अलग होगी, या सर्कल होगी या कुछ और होगी। वो चीजों को काम करती है, आपकी उत्केंद्रता बताने का काम करती है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका एक, मान लो ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। इसमें होता क्या है, इसमें आपके एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। जो बड़े वाली है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाली है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। आधी आधी कट जाए तो इसे बोल देते हैं आधी को सेमी और इसके आधे को सेमी। ठीक है, और जो बड़े वाली होती है इसको बोल देते हैं हम ए, इसको बोलते हैं हम बी। इनसे एक मिलकर फॉर्मूला बनता है इंस्टेंटिसिटी का, वो होता है आपका ई बराबर √1 माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। अब इसमें होगा क्या, देखो कैसे होता है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कि अगर कंडीशन बने
कि अगर b की वैल्यू a के इक्वल आ जाए, b की वैल्यू a के इक्वल आ जाए तो e की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस 1/1 यानी कि 1/1, तो क्या आ गई 0। जब ऐसी कंडीशन बनेगी और e की वैल्यू 0 होगी तो आपका क्या बनेगा भाई, अब मुझे बताओ, ये इसमें देखो a और b दोनों इक्वल कर दें, तो a और b दोनों इक्वल कर दें मतलब सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगी। देखो कैसे, ये और ये आपकी b ये आपकी a दोनों इक्वल हो गए तो ये भी a हो गई, तो रेडियस इक्वल हो गई, तो क्या बन जाएगा, तो आपके सर्कल इजाद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि e बराबर 0 हो तो उसे सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पॉइंट दे रखे हैं आपको, देखो e बराबर 0 मतलब सर्कल का पॉइंट है, e की वैल्यू 0.1 से 0.5 तक जा रही है, 0.7 से 0.69 तक जा 96 तक जा रही है, यानी कि देखो ये लगातार बढ़ती जा रही है e की वैल्यू, और आप देख रहे हो शेप भी लगातार चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी e की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शेप भी चेंज होती जा रही है, यानी कि हो क्या रहा है, यानी कि सर्कल से आपका एक एलिप्स बनने की तरफ है। तो ध्यान रखना है कि e की वैल्यू 0 है तो सर्कल बनेगा, और e की वैल्यू अगर 0 से बड़ी पहुंच जा रही है, 1 से छोटी पहुंच जा रही है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो आपका बनता है दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि दीर्घवृत्त कब बनता है, एलिप्स कब बनता है। ठीक है, तो कुछ इसके सिग्निफिकेंस हम रखते हैं कि भाई महत्व क्या है, लोग के भाई लोग कुछ पढ़ते हैं तो उसका महत्व तो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो महत्व क्या है, तो एक बात ध्यान रखना कि जो पहले एक मान्यता थी कि मान्यता थी कि हमारे जो ग्रह हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उसको बिल्कुल इसने बंद कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, परफेक्ट सर्कल में प्लेनेट कभी भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, दूसरा, इसी नियम की सहायता से इसे क्या हुआ कि कोपरनिकस थे, उन्होंने अपने मॉडल में मॉडिफाई किया और बताया कि सूर्य केंद्रित मॉडल है, केंद्र में सूर्य को बेहतर बनाने में मदद करी कि सूर्य बिल्कुल एक केंद्र पर है या फोकस पर है। ठीक है, तो यहां बातें ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि फर्स्ट लॉ है कि ये सन है आपका, मान लो, और ये आपकी एक ऑर्बिट जा रही है इसकी, ऐसे एक प्लैनेट जो है आपका यहां पे आया तो पूछेगा ये, और एक प्लैनेट यहां पर है, ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है, तो आपसे क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि बताइए प्लैनेट ए और प्लैनेट बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्लैनेट सन के ज्यादा नजदीक होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा नजदीक होगी। ध्यान ध्यान ये रखना है, ये क्वेश्चन और चेंज होके ऐसे भी आ सकता है कि बताइए स्पीड ज्यादा किस पर होती है, पेरिहेलियन पॉइंट पर होती है या एपीहेलियन पॉइंट पर होती है। तो आपको बताना है पेरिहेलियन पॉइंट पर ज्यादा स्पीड होती है। ये कुछ नए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इस सब अपना जो है पढ़ लेंगे। तो चलिए कुछ इसके कुछ क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है केपलर के पहले नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा होती है। केपलर ने क्या बताया, केपलर ने बताया कि भैया सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होंगे वो आपके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में होंगे, जहां पर e की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, सेकंड में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ द सन इज लोकेटेड एट, यानी कि केपलर के पहले नियम के अनुसार सूर्य स्थित कहां पर होता है भाई, अभी बनाया देखो तुरंत, ये हमने एक ऑर्बिट बनाई, सन यहां बनाया, एक प्लेट रखा, ये रखा, इस पे फोकस मारा, इस पे फोकस मारा, तो कहां पर होगी, दीर्घवृत्त के केंद्र पर, बिल्कुल नहीं, फोकस पर होती है। कहां पे होती है, एट द फोकस। तो फर्स्ट नियम यही कहता है कि जब चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं तो सन की जो पोजीशन होती है वो सन के फोकस पर होती है। ठीक है, ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द सन इज लोकेटेड एट, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है सन कहाँ स्थित होगा, तो सेम क्वेश्चन आ गई है, तो ठीक है चलो कोई नहीं। व्हाट इज द एसेंसिटिविटी ऑफ परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट बने उसके लिए उत्केंद्रता यानी ई की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला बताया था अभी, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और फोर सर्कल के लिए ए बराबर बी होता है, जब ए बराबर बी होता है तो ई बराबर 0 आ जाएगा, तो क्या होगा 0। ठीक है, चलिए बताइए द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन ऑर्बिट इज 1, यदि उसकी किसी की 1 है, द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज क्या होगी, तो 1 पे आप एलिप्स को पहुंचा देंगे, ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा पूरा, बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता लगभग कितनी है, ये याद रखेंगे, लगभग 0 देखो ये होती है। अब ध्यान रखना क्या होगा बच्चे, इसको मानेंगे भाई, ई बराबर अगर 0 हो गया तो परफेक्ट सर्कल बन गया,
तो क्या पृथ्वी की शेप पूर्णतः सर्कल फॉर्म में होती है? नहीं होती ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसकी वैल्यू 0.0167 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.0167 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट हैज द हाईएस्ट इसेंट्रिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किस कक्षा की उत्केंद्रता सबसे अधिक होगी? तो इसमें भैया आपकी होगी प्लूटो की, याद रखना क्वेश्चन ये। ठीक है, किसी ग्रह की कक्षा की उत्केंद्रता 0 है तो क्या होगा भैया? अगर ई की वैल्यू 0 है तो कई बार बता चुका हूं, तो क्या होगा? एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्तीय कक्षा चल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है वृत्तीय कक्षा? ये रहा, तो 20 का राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। चैप्टर का भी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक किया है, कैपलर का फर्स्ट लॉ, तो इसको अच्छे से रीड करना है, यहाँ से क्वेश्चन से बनते हैं। तो कल हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे कैपलर की सेकंड लॉ और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को